जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के सामने एक टॉपिक पे चर्चा किया था जिसका नाम था किशोरावस्था, और उस क्लास में मैंने आप लोगों को किशोरावस्था का अर्थ समझाया था, जो पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा हो। तो कुछ बच्चे नहीं आए थे, उनके लिए मैं आज फिर से सरसरी निगाह में किशोरावस्था का थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ, उसको समझ लीजिए, फिर उसके पश्चात हम लोग परिभाषा पर आते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि या परिपक्वता से लगाया जाता है। ठीक है, अब ये एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो सामान्यतः इस काल की जो आयु मानी जाती है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, वो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक मानी गई है, लेकिन यह पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर बच्चा इनमें से किसी भी रूप में अगर वो प्रभावित कर देता है, तो शायद वो परिपक्वता की अवस्था में 12 से 18 वर्ष में अगर नहीं पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए समस्या मानी जाती है। तो इसलिए लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति का स्वास्थ्य पर निर्भर करता है उसका परिपक्वता में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, तो किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में हड्डियों का या हड्डियों में कह सकते हैं दृढ़ता आ जाती है। यहाँ पर बालकों को या बालिकाओं को अत्यधिक भूख का अनुभव होने लगता है, और इस अवस्था में बालक तीव्र सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इस आयु में बढ़ता बालक अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन को देखता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको उथल पुथल की अवस्था माना है। अगर मूलतः देखा जाए तो इस अवस्था में कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन की अवस्था इसको कहा गया है किशोरावस्था को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों द्वारा तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था का नाम दिया है। ठीक है, तो स्टेनली हॉल ने इसे कहा है कि किशोरावस्था गंभीर रूप से उथल पुथल की अवस्था है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो किशोरावस्था जो है परिपक्वता की ओर बढ़ने की अवस्था को माना गया है, या फिर परिवर्तन की अवस्था को किशोरावस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब परिवर्तन इस रूप में होता है कि घर परिवार में एक बालक को दिन भर में 10 बार ये कहा जाता है कि ये काम नहीं करो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, इसलिए तुम ये काम मत किया करो। ठीक है, और उसको 5 बार ये सुनना पड़ता है कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो जो कि ये काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो इस दुविधा में रहता है कि आखिर मैं हूं क्या। वो बालक और बालिका दोनों ये सोचते रहते हैं कि मैं हूं क्या, परिपक्व हूं या अपरिपक्व हूं। ठीक है, तो हमको तुरंत डांट दिया जा रहा है किसी बात को लेकर के, और किसी बात को लिए ये भी कहा जाता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो सोचने लगता है कि आखिर मैं किस अवस्था में हूं या फिर हूं क्या। ठीक है, तो शरीर में अनेक अजैविक या जैविक रासायनिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इस अवस्था में बाल्यावस्था की जो भी आकृति एवं स्वभाव होता है उन सबका लोप हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाते हैं। तो ये फटाक से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग परिभाषाओं पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अर्थ के पश्चात प्यारे बच्चों किशोरावस्था की परिभाषाएं देख लेते हैं, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा मोटे मोटे तौर पर कि किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्टेनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े बल या कुछ में दबाव का सेंस है, यहाँ पर तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ठीक है, अब इसको ये और आगे कहते हैं उसी में कि इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। इसको समझिए, क्योंकि किशोरावस्था को क्या कहा गया है, अब अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन को देख करके वो तनाव में भी होता है, बहुत सारे ऐसे कार्य को करने के लिए वो दबाव भी डालता है। ठीक है,
तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर होता है ना, स्वतंत्रता चाहिए बच्चों को, किसी भी प्रकार का उनको कोई चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए, रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो उनमें क्या होती है, विरोध करने की भी प्रवृत्ति होती है। वो अपने माँ बाप से कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के लड़ झगड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, या परंपराओं को आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं, जो रीति रिवाज है उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है तूफान एवं विरोध की अवस्था है। अब इसी को आगे समझाते हुए स्टेनले हॉल कहते हैं कि इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, बाल्यावस्था की जो चीज़ें थी, आकृति थी, संरचनाएं थी, सब नष्ट हो गई या विलुप्त हो जाती है धीरे धीरे, तो अब नई चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ से व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को देख करके प्रभावित होते हैं, या फिर जो उनके लीडर होते हैं कुछ उनसे प्रभावित होते हैं, कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं, जो हमारे देश के महान विभूति रहे हैं उनसे प्रभावित होते हैं, अपने शिक्षकों से प्रभावित होते हैं। तो कह सकते हैं कि आइडियल के रूप में ये कई लोगों से प्रभावित होते हैं, उसी तरीके का उनका व्यक्तित्व का जन्म भी होता है। ठीक है, कुल्हन महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था है उसके समाप्त होने और प्रौढ़ावस्था, इन दोनों के बीच की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल कहा गया है। ठीक, कौन कहते हैं, कुल्हन कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कह रही हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये बच्चे इस अवस्था में होते हैं जो इन्हीं से क्या होता है, भविष्य निर्धारित होता है और वर्तमान भी निर्धारित है, क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, है कि नहीं, विविध क्षेत्रों में जाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं वो भावी जीवन को या फिर कह सकते हैं समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहीं से निर्धारित होता है। अब करमाइकल के अनुसार ये क्या कहते हैं, तो किशोरावस्था जीवन का वो काल है जहाँ से किसी अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है। बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आप देखेंगे तो वो अपरिपक्व होते हैं ना, लेकिन यहाँ से जब किशोरावस्था से में प्रवेश करते हैं, बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आते हैं, तब क्या होता है, अपरिपक्व से वो परिपक्वता की ओर आ रहे हैं, जिसमें शारीरिक परिपक्वता देखने को मिलती है, मानसिक परिपक्वता देखने को मिलती है ना, यहाँ पर बढ़ता है। बिग व हंट के अनुसार, बिग व हंट कहते हैं कि किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है क्या, परिवर्तन। जो हमने बताया ना कि किशोरावस्था को अगर समुचित अर्थ का अगर आप अर्थ निकालते हो, या कि समुचित अर्थ को जो चीज़ें प्रकट करता हो वो क्या है, परिवर्तन। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है इस अवस्था में ना, इसीलिए क्या कहा गया है भाई, इसको अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल कहा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से बिग व हंट भी क्या कहते हैं, समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला जो एक शब्द है वो है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक रूप में भी देखने को मिलता है, सामाजिक रूप में भी देखने को मिलता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। ठीक है, तो शारीरिक तो आपको समझ में आ रहा है कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। सामाजिक, यहाँ से जहाँ जिस वर्ग से वो प्रभावित होता है, मतलब जिस समाज से वो प्रभावित होता है उसके जैसा वो बनना चाहता है। ठीक है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरित होते हैं ना, तो वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, उस क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता है। कोई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रभावित होता है तो वो एक शिक्षक बनना चाहता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई चीज़ें, या अपने ही गुरुजन से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र से वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, सामाजिकता और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे तर्क, चिंतन, संवेगों पर नियंत्रण करना कहीं ना कहीं बच्चे सीख जाते हैं। कल्पनाएं शक्ति का जो विकास होता है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, वो तर्क
की क्षमता यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। आइजेंक एवं उनके साथियों के अनुसार जो परिभाषित किया गया है कि किशोरावस्था वया संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। यहाँ पर उत्तरदायित्व की भी भावना डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये मुख्यतः मैंने प्यारे बच्चों कुछ परिभाषाएं लिए हैं, छोटा छोटा लिया है ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में छोटे छोटे ही परिभाषाएं पूछी जाती हैं, ठीक है, कि ये कथन किसके अनुसार है, ताकि आपको याद रहे और आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएँ। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब परिभाषाओं के पश्चात प्यारे बच्चों किशोरावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो किशोरावस्था को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि परिवर्तन का काल माना जाता है और बसंत काल के रूप में भी जाना जाता है, और कह सकते हैं अप्रसन्नता का काल भी इसको मानते हैं। एक राइटर हैं जरसिल्ड महोदय, ठीक है, जरसिल्ड है, ये कहते हैं कि इस काल के में विचारशील जो व्यक्ति होता है वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक, तो इस अवस्था में जो बालक हैं वो विचारशील बालक जो है कहाँ पर जा रहा है, वो परिपक्वता की अवस्था पे जा रहा है, मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं किशोरावस्था में पाई जाती है। ये जरसिल्ड महोदय इस बात को व्यक्त करते हैं। अब विशेषताओं की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो विशेषता हमारे दिमाग में आती है वो है शारीरिक विकास। ठीक है, तो इस अवस्था में, इस अवस्था का सेंस यहाँ पर किशोरावस्था से है, तो किशोरावस्था में बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो काफ़ी तीव्र मात्रा में होता है, तीव्र गति से होता है। यहाँ पर बच्चे के भार में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, और आप देखेंगे तो उनके अंगों में बाल आना भी प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बालक एवं बालिकाओं दोनों में कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि भूख की जो कामना होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको भूख इस अवस्था में ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इनको चिंता रहती है कि हमारी जो शारीरिक संरचना है वो बड़ा सुंदर हो जाए, अपने आप को सुंदर आकर्षित बनने का भी ये प्रयास इस अवस्था में करते हैं। इसलिए खान पान पर आप देखेंगे ना तो ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी के शादी वादी में जाएंगे तो एकदम से चपक करके पूड़ी खाएंगे, इतना पूड़ी खा ले कि एकदम शरीर मोटा जाए 2 ही दिन में ना, तो क्योंकि उस तरीके का वो अपनी कठकाठी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए शारीरिक जो है परिवर्तन इस अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक बात। दूसरा है आपका बौद्धिक विकास। ठीक है, तो जिस तरीके से शारीरिक विकास किशोरावस्था में होता है, ठीक उसी प्रकार से बौद्धिक विकास भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंतर्गत बहुत तीव्र गति से होता है। और यहाँ पर जो बालक एवं बालिका होती हैं वो तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, समस्या का समाधान करना विकसित हो जाता है। ठीक है, ये इनके सामने जब आप समस्या रखते हैं ना तो उस समस्या पर गहरी सोच रखते हैं और ये गहराई से अपने बातों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इनको लगता है कि जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि बच्चों का बौद्धिक विकास भी डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि तर्क वितर्क, चिंतन, गहरी सोच ना, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों में आ जाता है किशोरावस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों
तीसरी जो विशेषता देखने को मिलता है वो होता है आपका समाज सेवा। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना। ठीक है। देखिए, किशोरावस्था के जो बालक एवं बालिका रहते हैं, ये हर एक व्यक्ति का या दूसरे व्यक्तियों का, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनका क्या करते हैं, सहयोग करने की प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है। समाज में आप देखेंगे विविध प्रकार के, जैसे किसी का शादी विवाह हो गया तो ऐसे बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं। कोई पूड़ी बांट देगा तो कोई सब्जी बांट देगा तो कोई पानी बांट देता है ना। जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसको निभाते हैं। तो समाज सेवा की भी भावना इन बच्चों में आ जाती है। ठीक है। देशभक्ति की भी भावना, तो बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति भी जागृत हो जाती है। इसी उम्र में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना कहीं ना कहीं बच्चे रखते हैं। और आप देखेंगे तो बच्चे जो होते हैं ना, वो जो जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, या जो हमारे तमाम क्रांतिकारी नेता हैं, लीडर हैं, उनसे भी ये प्रभावित होते हैं। तो उसी तरीके का वो भी बनना चाहते हैं, उन्हीं के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए देशभक्ति की भी भावना इनके अंदर कूट कूट करके भर जाती है। ठीक है। तो कुछ कर गुजरने के लिए, देश के लिए ये तत्पर हो जाते हैं इस अवस्था में। ठीक है। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों, कल्पनाशीलता। ठीक है। अब देखिए, इस अवस्था में बच्चों की कल्पनाशीलता भी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रबल हो जाती है। आप देखेंगे कि कल्पनाशीलता एवं जो दिवा स्वप्न होता है ना, दिवा स्वप्न, कल्पनाशीलता एवं दिवा स्वप्नता की भी बहुलता बच्चों के अंतर्गत पाई जाती है। इसमें कल्पनाशीलता की अधिकता के कारण आप देखेंगे बच्चों में कविता करना आ जाता है। ठीक है। और साहित्य में रुचि रखने लगते हैं। जो रचनाएं लोग करते हैं ना, उसको भी पढ़ते हैं, शायरी भी बोलते हैं। ठीक है। कविता हो गया, साहित्य, और आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि कला के प्रति भी लगन उत्पन्न हो जाती है इनकी। लगाव भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो कल्पनाशीलता के कारण ये ना कभी कभी क्या होता है कि ये सोचते विचारते हैं, जिसमें तर्क, चिंतन, स्मरण शक्ति का विकास भी होता है यहाँ पर बच्चों के अंतर्गत। तो अगर इस तरीके की जब कल्पनाशीलता का विकास बच्चों के अंदर पाया जाता है किशोरावस्था में, तो आप देखेंगे ना, तो इस उम्र में बच्चे कविताएं लिखना मतलब पसंद करते हैं, शेरो शायरी लिखना आप देखे होंगे बहुत पसंद करते हैं, और शेरो शायरी बोलना भी बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इस उम्र में। और आप देखेंगे कि चित्रकारी भी बनाते रहते हैं, या फिर ऐसी जो उनके अंदर जो भावनाएं रहती हैं उसको प्रस्तुतिकरण भी ये करना चाहते हैं। तो इस तरीके कह सकते हैं कि कल्पनाशीलता का भी विकास बच्चों के अंदर पाया जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है वो है विद्रोह की प्रवृत्ति। विद्रोह की प्रवृत्ति। ठीक है। अब इस अवस्था में देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो स्वतंत्रता उनको चाहिए, फ्रीडम उनको चाहिए, और किसी तरीके का बंधन नहीं उनको होता। वो बंधन मुक्त रहना चाहते हैं। जो भी वो कार्य करें उसमें किसी भी प्रकार का रोका टोकी ना हो, ऐसा कहीं ना कहीं प्रवृत्ति बच्चों में डेवलपमेंट हो जाती है। और आप देखेंगे तो बच्चों के अंदर ये भी भावना हो जाती है कि उनके माता पिता के द्वारा अगर कुछ कहा जाता है कि बेटा हमारी ये परंपरा है,
या फिर हमारे यहाँ ये रीति रिवाज चलता है, तो इसको वो अंधविश्वास के रूप में लेते हैं और उस विश्वासों से वो स्वच्छंद होना चाहते हैं, ठीक है, मुक्त होना चाहते हैं। वो उस अंधविश्वासों में फंसने या फिर कह सकते हैं कि उसके जाल में फंसने नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि स्वच्छंद जीवन हम जिएं, जिसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो। जिस तरीके से हम लाइफ स्टाइल अपनी चाहते हैं कि हमें अगर कपड़े ही पहनना है तो हमें जो मन करता है उस तरीके का कपड़ा पहने, हमें जिस तरीके का हेयर स्टाइल करवानी है, हमारे दोस्त ने करवा लिया है तो उसी तरीके का हेयर स्टाइल भी हम करवाएं, ठीक है। अगर उसने तेरे नाम बना लिया है तो हम भी तेरे नाम बना लें, ठीक है। अगर उसने मूछ दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी रख ली है तो हम भी मूछ दाढ़ी रख लें। ऐसी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं पाई जाती है बच्चों को, और जो कहा जाता है उनके अभिभावकों द्वारा, वो लगता है कि सब कहीं ना कहीं क्या है, अंधविश्वास है, सब परंपराएं बेकार हैं, हमको स्वच्छंद रूप से जीना देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, उसको समझिए। जो मैंने आपको शब्द प्रयोग किया, एक तो होता है स्वतंत्रता और एक होता है स्वच्छंदता, ठीक है। बच्चों को स्वतंत्रता दिया जाता है। स्वतंत्रता का यहाँ पर तात्पर्य होता है कि बच्चे स्वतंत्र हैं एक, लेकिन निश्चित सीमा तक, दायरे तक। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को कुछ भी बोल दें, गाली दे दें, किसी को गोली मार दें, किसी को थप्पड़ मार दें, इसको स्वतंत्रता नहीं बोलते हैं। स्वतंत्रता भी देते हैं ना तो हम अपने संविधान के तहत जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उस नियम और कानून के तहत अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको हम स्वतंत्रता बोलेंगे, फ्रीडम ना। लेकिन स्वच्छंदता का मतलब ये होता है जैसे कुछ भी कार्य कर दीजिए, आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है, तो वो स्वच्छंदता हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं देनी चाहिए। स्वच्छंद अगर दे देते हैं आप स्वच्छंदता, तो बच्चे नक्सलवादी, मऊवादी ना, या फिर तमाम अपराध कर भी प्रवृत्ति डेवलपमेंट हो सकती है। इसलिए बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं देनी चाहिए। लेकिन बच्चों की डिमांड जो होती है किशोरावस्था में, वो यही होती है कि हमको बिल्कुल से छोड़ दिया जाए, स्वच्छंद रहें हम, जो हमको अच्छा लगेगा उस तरीके का हम व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में। जहाँ भी उनको आप किसी भी कार्य करने के लिए अगर अनुशासित रखना चाहते हैं तो ये लगता है कि हमको वो स्वतंत्रता नहीं दी गई, स्वच्छंदता नहीं दी गई, हमको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, और वो विद्रोह करते हैं उसका, ठीक है। उसके पश्चात प्यारे बच्चों, कामुकता। किशोरावस्था में बच्चों की जो कर्मेंद्रियां होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, ठीक। तो पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाती हैं तो आप देखे होंगे कि बच्चे जो होते हैं अपने आप को बार बार संवारना, सजाना और शीशे के सामने निहारना अपने आप को ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर पाई जाती है। और आप देखेंगे कि विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षण किशोरावस्था में देखा जाता है। हम दूसरों के सामने अच्छे लगने के लिए बार बार क्या करते हैं, वो शीशे में अपने आप को बाल झाड़ेंगे, देखेंगे कि हम ठीक ठाक एकदम से हैं कि नहीं, कपड़ा अच्छा पहने कि नहीं, मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं, यूँ शीशे के सामने ऐसा कहीं ना कहीं देखते हैं। और जिस भी वो कह सकते हैं अगर बालक है तो बालिका के लिए आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है तो उसको बार बार उसकी नज़रों के सामने जाने का प्रयास करता है, अच्छा दिखने का प्रयास करता है ना। तो ऐसी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं किशोरावस्था में पाया जाता है। वो विपरीत लिंग के प्रति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आकर्षित होते हैं, ठीक है। लड़कियां भी होती हैं, अपने बालों को बार बार ऐसे ऐसे करती हैं, एक बाल रहेगा जो इसको बार बार वो यहाँ तक लाएंगे या फिर इसको हटा करके ऐसे करेंगे, ये भी कि ताकि लड़के हमारी ओर देखें। दुनिया भर का मेकअप, पाउडर, क्रीम पोत के भी आती हैं ताकि लड़कों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो। ऐसी प्रवृत्ति लड़कियों में भी पाई जाती है, ठीक है।
तो ये कह सकते हैं कि कामुकता की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, उसके पश्चात है वीर पूजा की प्रवृत्ति। ठीक, देखिए इस अवस्था में किशोर जो होते हैं वो वीर पूजा की भावना रखते हैं, और ऐसे में आप देखे होंगे कि ऐसी प्रवृत्ति का जब विकास होता है ना, तो उनके जो रोल मॉडल होते हैं, कह सकते हैं उनके अनुसार जो आदर्श व्यक्ति हैं, जैसे कोई अभिनेता ही हो गया, कोई नेता भी हो गया, कोई कह सकते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता ही हो गए, कोई शिक्षाविद ही हो गए, कोई वैज्ञानिक हो गए ना, या कोई इंजीनियर हो गया, तो वो उसी को आदर्श मान करके उनके अनुरूप वो बनना चाहते हैं। उसके जैसा पहनावा, उसके जैसा बोलचाल, कह सकते हैं संप्रेषण, ठीक है, और उसके तरीके का पूरी की पूरी वो लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को कह सकते हैं कि वीर पूजा की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। जो अपने को जिसको वो आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, वो जिसको भी मानते हो। यहाँ पर वीर पूजा का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ साहसी लोगों को ही माने, उनके लिए कोई भी आइडियल हो सकता है, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, वीर पूजा की भावना के अंतर्गत आप लोगों को ये भी देखे होंगे बच्चों के अंतर्गत कि जिस भी व्यक्ति को वो आदर्श के रूप में मानते हैं ना, उसको समूह में भी कई घंटों तक चर्चा करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बालक है जो कि क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता है, और उसके जो आदर्श के रूप में विराट कोहली है, तो वो विराट कोहली की जब चर्चा करेगा ना, तो घंटों तक विराट कोहली पर ही बातें करता है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित किया रहता है, और उसको बात करना अच्छा लगता है। विराट कोहली जैसा दाढ़ी रखना, हेयर स्टाइल रखना, यहाँ तक कि कपड़े भी पहनावा उस तरीके का ब्रांड भी वो पहनना चाहता है। तो ऐसी वीर पूजा की भावना बच्चों के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, उसके पश्चात है धर्म एवं ईश्वर के प्रति विचार। तो आप देखे होंगे कि धर्म एवं ईश्वर के प्रति विचार पर बच्चों का शंका होता है कि ईश्वर है नहीं है, ऐसे कहीं ना कहीं वो तर्क वितर्क करते रहते हैं, और जब कठिन समय में वो पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अंत में जाकर के स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है, और नहीं तो फिर उस पर भी वो क्या करते हैं, पहले तो वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ईश्वर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं शंका उनके मन में होता है, उस पर बहुत सारे वो प्रश्न भी करते हैं। लेकिन जब ऐसे समस्याओं से घिरते हैं तब जाकर के ये स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का किशोरावस्था में विचार पाया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात अगर देखेंगे तो स्वाभिमान की भावना, नेक्स्ट विशेषता जो है वो है स्वाभिमान की भावना। किशोरावस्था में जो बालक होता है ना, काफ़ी स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होता है। वो अपने को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, और उसी आदर्श पे चलने के लिए भी प्रोत्साहित होता है, और अपने आदर्शों से कहीं ना कहीं अपने आप को वो नीचे नहीं झुकाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि किशोरावस्था में बच्चों के अंदर स्वाभिमान की भावना पाई जाती है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतने पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है। आपको जो चीज़ें बताई गई हैं समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर आप लोगों को एक पॉइंट बता रहे हैं, इसको समझिएगा कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए ये समझते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, पहली चीज कि शारीरिक
विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, तो जब बच्चा किशोरावस्था में हो तो विद्यालय हो या फिर उसका आस पड़ोस घर का वातावरण हो, ठीक है, वहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये तीनों प्रकार की शिक्षा आ जाती है ना। तो उसमें समाज का भी तो हिस्सेदारी है, उसमें परिवार की भी तो हिस्सेदारी है, विद्यालय का भी रोल है। ठीक है, तो हमें बच्चों का शारीरिक विकास करने के लिए विद्यालय की अगर बात करते हैं तो विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, प्रांगण होने चाहिए और वो सारे सामग्री होनी चाहिए जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। तो उनको शारीरिक शिक्षा का भी कहीं ना कहीं विकास होना जरूरी है। अब उसमें शारीरिक शिक्षा के लिए हम व्यायाम भी करवाते हैं, बच्चों से तमाम प्रकार के खेलकूद भी करवाते हैं समय समय पर, और प्रतिस्पर्धा भी करवाते रहते हैं ताकि उनके अंदर ये भी चीज़ें आए कि ये गेम ही है जो कि सर्वांगीण विकास भी कराता है आपका। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ करवाते रहते हैं। तो शारीरिक विकास के लिए भी शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। शारीरिक जब विकास की शिक्षा देते हैं बच्चों को तो उसमें आप देखे होंगे कि जब भी हम ऐसे कंपटीशन करवाते हैं ना, तो प्रतिस्पर्धा जब होती है ना, दो स्कूलों में या दो विद्यालयों में अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि जैसे विद्यालय का जिसको लीडर बना दिया गया, कैप्टन जिसको बोल सकते हैं, जो कैप्टन बनाता है ना, तो उसके अंदर लीडरशिप की भी भावना डेवलपमेंट होती है, जो अपने ग्रुप को जिताने की भी भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए शारीरिक विकास के लिए शिक्षा भी देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब उसके पश्चात बच्चों के लिए धार्मिक व नैतिक शिक्षा भी किशोरावस्था में होने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आप देखेंगे ना कि इस अवस्था में बालक जो होते हैं वो बड़े दुराचारी टाइप के हो जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, अपने मन का करते हैं ना। तो ऐसी प्रवृत्तियों अगर डेवलपमेंट हो गई है बच्चे के अंदर तो उसको दंड भी दिया जाना चाहिए और उसके साथ साथ उसको सुधारने के लिए नैतिक शिक्षा भी सिखाई जानी चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चों में डेवलपमेंट करने के लिए आप देखे होंगे कि नैतिक शिक्षा का एक बुक चलता है जिसमें श्रवण कुमार की कहानियाँ बताई जाती हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि अपने माता पिता बड़ों का किस तरीके से आदर करना चाहिए वो सब ज्ञान दिया जाता है उनको। तो ठीक उसी प्रकार से इस अवस्था में भी बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए सुधारने के लिए। धर्म की भी शिक्षा देनी चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो हम बहुत सारे उदाहरण कहीं ना कहीं जो हमारे ईश्वर हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि राम ना, या वैदिक काल के कुछ उदाहरण लेकर के हम बच्चों को सिखाएं बताएं, जिससे कि वो दुराचारिता जो है वो समाप्त हो सके, बच्चे सकारात्मक दृष्टिकोण का आत्मसात बच्चे के अंदर हो सके। ठीक है, इसलिए धार्मिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए। ठीक, तीसरा जो है आत्मनिर्भरता की शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब किशोरावस्था में आप देखिए कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसको प्राप्त करके वो आत्मनिर्भर भी बन सके। तो ऐसे शिक्षा को भी बच्चों को देना चाहिए जिससे कि आगे चल करके कोई ऐसा रोजगार कर सके या जिस भी क्षेत्रों में जाए कहीं ना कहीं वो अपना जीविकोपार्जन वहीं से कर सके। तो ऐसी शिक्षा भी बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि अभिभावक का भी रोल होता है और टीचर का भी रोल होता है कि बच्चों को समय समय पर निर्देश एवं परामर्श देता रहे, उनको मोटिवेट करता रहे, जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। नहीं तो यही एक अवस्था होता है जहाँ पर बच्चे बड़े संशय में होते हैं, कौन सा विषय चुने, आर्ट साइंस ले कि साइंस ले, उनके मन में कहीं ना कहीं दुविधा की कह सकते हैं प्रवृत्ति होती है। तो अब कौन सा विषय चुने जिससे कि आगे चल करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
हम आगे चल कर के अच्छा कर सकते हैं, इसी में हम हायर एजुकेशन में जा सकते हैं या फिर ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लें जिससे कि हमारा आगे का जीवन अच्छा हो जाए। तो टीचर और अभिभावक कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बच्चों को निर्देशन एवं परामर्श देते हैं जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो जाए। तो आत्मनिर्भरता की भी शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात है आपका व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि कक्षा में आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि किसी भी शिक्षण कार्य को एक बार सुनते ही सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं। तो जो बच्चे सीखने में असफल हो रहे हैं उन बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे करके उनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जा सकता है। उनको व्यक्तिगत शिक्षा के द्वारा उनको सिखाया जा सकता है। उन बच्चों को तो आवश्यकता नहीं है जो एक बार में ही सीख जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं सृजनात्मकता का, रचनात्मकता का विकास है, उनमें तर्क शक्ति ज़्यादा पाई जा रही है, सीखने की क्षमता ज़्यादा पाई जा रही है। लेकिन कुछ बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है या कम होती है, तो उन बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षा देने की आवश्यकता है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप में एक बात और समझ लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, कि शिक्षा का स्वरूप की जब हम बात करते हैं ना, तो बच्चे अपने आप को दूसरों के सामने ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि उनको बहुत कुछ आता है और उनकी ओर ही लोगों का ध्यान आकर्षित हो, ये भी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए बार बार कहीं ना कहीं वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। अब उस प्रयत्न में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सफल भी होते हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे होते अगर सफल होते हैं तो वहाँ पर वो प्रोत्साहित होते हैं और वो शिक्षा जगत में कुछ अच्छा कार्य करते हैं। और वहीं पर अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असफल होते हैं तो अपने आप को वो कुंठित होते हैं, और वही बच्चे अपने समूह से, समाज से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और अलग कर लेते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि दुराचारिता भी आ सकती है या गलत रास्ते पे वो जा सकते हैं। तो उनके लिए बच्चों को ऐसी शिक्षा का प्रावधान किया जाए जिसमें हम व्यक्तिगत शिक्षा की बात कर रहे हैं, धार्मिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, रचनात्मक शिक्षा की बात करेंगे, आत्मनिर्भरता शिक्षा की बात करेंगे, सकारात्मक शिक्षा की बात करते हैं, खेल कूद के माध्यम से सिखाने की बात करते हैं, जिससे कि बच्चे जो है सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके, वो सही शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसी शिक्षा का स्वरूप यहाँ पर निर्धारित होना चाहिए प्यारे बच्चों, हम जिसके अंतर्गत बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात है रचनात्मक या कह सकते हैं रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, अब देखिए बच्चों के सामने कुछ ऐसी समस्याएं भी क्रिएट करके रखना चाहिए जिसका वो समाधान तर्क करके, चिंतन करके उसका करें। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, तर्क चिंतन भी इनमें पाया जाता है, प्रबलता होती है। अब रचनात्मक जब आप देंगे या अवसर देंगे या ऐसी शिक्षा आप देंगे बच्चों को, तो बच्चे कविताओं का निर्माण कर सकते हैं, कहानियों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप देखे होंगे ना कि बहुत सारे बच्चे ने नए नए जो गाने बनते हैं उसमें वो रचनात्मकता का विकास कर देते हैं। गाना निकला हुआ है, मान लीजिए मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो ना, बच्चे उसी को क्या कर रहे हैं, क्रिएटिव माइंड से यहाँ रचनात्मकता दिखा रहे हैं, मेरा नींद मेरा चैन, यहाँ ऐसे करेंगे, उसके बाद मुझे लौटा दो। मतलब गाने में ही क्या कर रहे हैं, वो अपना कुछ अलग से उसमें जोड़ तोड़ रहे हैं, ये रचनात्मकता है।
आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बॉलीवुड का कोई गाना निकला, उसी पे भोजपुरी बना दे रहे हैं गाना, उसी पे भक्ति गीत बना दे रहे हैं। ये बच्चे की रचनात्मकता है। तो हम गाने के सेंस में नहीं कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें रचनात्मकता का विकास बच्चों को होना हो। ठीक है। छठा पॉइंट है उचित दिशा निर्देश। इस पॉइंट पे हमने बात कर लिया पहले ही कि बच्चों को समय समय पर अभिभावकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा सकारात्मक दिशा निर्देश मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि यही एक उम्र है जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, भटकते हैं। तो उनको मित्रवत व्यवहार करके, अभिभावक को या टीचर को मित्रवत व्यवहार करके उनकी पहले समस्याओं का पहचान करें, समय समय पर उनको किसी कार्य करने के लिए मोटिवेट करें और सही दिशा प्रदान करें। तभी, क्योंकि इस उम्र में कुछ कर गुजरने की कहीं ना कहीं इच्छा पाई जाती है बच्चों में। ठीक है। और उनके सामने अगर आप जो समस्या रखते हैं ना, तो समस्या का समाधान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं सही दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है। ये कौन करेगा? ये अध्यापक कर सकते हैं और ये आपके अभिभावक कर सकते हैं। ठीक है। तो उनको उचित दिशा निर्देश वाली शिक्षा भी दी जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। देखिए, जो मैंने पहले बात बताया शिक्षा के स्वरूप में कि बच्चों के अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो मोटिवेट होते हैं और बार बार वो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो असफलता मिलती है, तो असफलताएं जो होती हैं वो अपने कमियों को पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो असफल हो रहे हैं। तो उनको बताइए, आप वही सकारात्मक शिक्षा दीजिए जिससे कि वो पहले अपने कमियों को पहचाने कि हम कहाँ पर कमी कर रहे थे जिसकी वजह से असफल हो रहे थे। तो उनको मोटिवेट करिए कि पहले कमी क्या है उसको ढूंढो, निराश नहीं हो। आप बार बार प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से मिलेगी अगर सकारात्मक रूप से आप मेहनत कर रहे हैं तो। ऐसी शिक्षा आपको एज ए टीचर देना पड़ेगा किशोरावस्था के बालकों को। तो कहीं ना कहीं जाकर के वो जो बच्चा असफल हो रहा था वो सफलता के मार्ग पर चलेगा। अब असफलता जब होती है ना, तो आप देखिए कि बच्चा अपने आप को अलग कर लेता है, उसको भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, वो चाहता है कि वो कहता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, अपने आप को ही खत्म कर लें, ऐसी प्रवृत्ति होती है। और यहीं पर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे अपने आप को नष्ट या सुसाइड कर लेते हैं। कोई फांसी लगा लेगा, तो कोई हाथ काट लेता है, तो कोई पॉइजन खा लेता है। ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एज ए टीचर आपका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उस बच्चे को सकारात्मक समझें पहले कि वहाँ उसको क्या समस्याएं हैं, उसको देखें, समझें, और उसके पश्चात समझ करके उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। उसको आप विकासात्मक या फिर कह सकते हैं सकारात्मक शिक्षा प्रदान करें ताकि उसका विकास हो सके सही दिशा में। तो ये है आपका किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप प्यारे बच्चों। तो जितनी बातें लगभग मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आया होगा, और जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट हमको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया। ठीक है। तो आज मैंने आप लोग के सामने जो है किशोरावस्था का अर्थ बताया, परिभाषा बताया, विशेषताएं बताई, और किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए ये मैंने आप लोगों को बताया प्यारे बच्चों। अब उसके पश्चात बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। आप जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट जो मैंने लिखा नहीं इसको लिख लीजिए, वो है सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
जितने पॉइंट है प्यारे बच्चों उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।